वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत बाय फैज़ अहमद फैज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल द इंग्लिश प्रिज्म पर इंग्लिश लिटरेचर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ आप खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम फैज़ अहमद फैज़ की थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं। तो हमारे जो रिस्पेक्टेड पोइट हैं, ये 1911 को सियालकोट के एक शहर काला कादिर में पैदा हुए थे। ये 20वीं सेंचुरी के मोस्ट फेमस पोइट हैं। ये एक पाकिस्तानी पोइट हैं, जर्नलिस्ट हैं और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ हैं। इन्होंने पाकिस्तान में और बरसगीर पाक व हिंद में बहुत सी सर्विसेज दी हैं। इनकी लाइफ के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने अपना मैट्रिक का इम्तिहान 1921 में पास किया था, सियालकोट से ही पास किया था। उसके बाद मेरे कॉलेज सियालकोट में एफए का इम्तिहान भी पास किया। इनकी जो ग्रेजुएशन है इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की थी और इन्होंने डबल एमए किया हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में और अरबी में भी। 1932 में इन्होंने इंग्लिश में मास्टर किया। उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज में इन्होंने एमए अरबी में भी किया था। अगर इनके पोइटिक स्टाइल की बात की जाए तो इनके पोइटिक जो स्टाइल है उसमें हम देखते हैं कि इन्होंने ट्रेडिशनल जो हमारी लैंग्वेज है उर्दू ज़बान में इन्होंने ज़्यादातर लिखा है और इन्होंने ज़्यादातर जो अपना वर्क है वो गज़ल की सूरत में ही पब्लिश किया है। इनके जो थीम थे वो सोशल जस्टिस के बारे में थे, एंटी इम्पीरियलिज़म के बारे में थे और ये इक्वलिटी की बात करते थे। किसानों का इनको भी पोइट कहा जाता था। किसानों और मज़दूरों से इनकी सच्ची मोहब्बत थी। उनके बारे में बहुत सी जो बातें हैं ये अपनी पोइट्री में बयान भी करते हैं। ये रेवोल्यूशनरी पोइट और रेबल पोइट भी कहलाते हैं। जब फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी अर्ली लाइफ में पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था तब इनको रोमांटिक पोइट समझा जाता था और ये इसलिए फेमस भी हुए थे, लेकिन बाद में इनकी शिफ्ट चेंज होगी रेवोल्यूशनरी पोइट की तरफ और पाकिस्तान प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट के ये फाउंडर भी रहे हैं, उनको फाउंड करते रहे हैं। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया है पाकिस्तान बनने के बाद और बहुत बार इनको जेल भी जाना पड़ा है क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और एडिटर थे पाकिस्तान टाइम्स में। तो इनको मना किया जाता था कि ये कोई भी बात जो है ना वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं कोई भी ऐसी बात जो कि हुकूमत अच्छी बातें नहीं कर रही अवाम के लिए, अच्छे काम नहीं कर रही, तो मैं इनके लिए हमेशा बोलूँगा। तो एक दफ़ा इनको कैद भी हुई थी जनरल अयूब खान के दौर में 1958 में और तकरीबन ये 4 माह इन्होंने जेल में गुजारे थे। तब जो उस वक्त की हुकूमत थी उन्होंने इनसे कहा कि आप ये बात लिख कर दें कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वजह से इन्होंने 4 माह कैद बा मुशक्क़त भी काटी थी और इनको बहुत दफ़ा जो है वो जेल भी हुई है। इनकी ज़िंदगी के हालात हमें ऐसे ही देखने में मिलते हैं। इसके बाद अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो इनके फेमस वर्क्स में हमारे पास आती है नक्शे फरियादी 1941 में पब्लिश हुई थी, दस्ते सबा 1952 में पब्लिश हुई थी, जिंदान नामा 1956 में पब्लिश हुई थी और इसी में ही हमें यह पोइम देखने को मिलती है मुझसे पहली सी मोहब्बत और सुबह आज़ादी, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखी हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी लेगेसी की बात करें तो ये फर्स्ट एशियन पोइट हैं जिन्होंने लिनियन पीस प्राइज़ जो है वो विन किया था 1963 में और इनकी जो पोइट्री है ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस माना जाता है ऑपरेशन के ख़िलाफ़। इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड वार 2 में भी पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से। 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन में इन्होंने अपनी खिदमत भी सर अंजाम दी थी। ये हुकूमत पाकिस्तान के वजारत तलीम के मशीर भी रहे थे और एमए कॉलेज अमृतसर में प्रोफेसर भी रहे थे। इनकी पोइम है हमारे पास मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अगर हम इसकी पोइम को पढ़ें, इसको देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे इन्होंने ये किसी पर्सन के लिए लिखी हुई है, लेकिन ये बात नहीं है। इन्होंने ये पोइम किसी भी पर्सन के लिए नहीं लिखी थी, बल्कि इन्होंने ये पोइम लिखी थी पाकिस्तान बनने से पहले और ये पोइम तब पब्लिश भी हुई थी 1943 में। लेकिन बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी जब इनको एक दफ़ा जेल हुई थी 1958 में, ये प्रिजन बन गए थे। 4 माह की इन्होंने जेल काटी थी। उसके बाद जब ये जेल से वापस आए अपने घर तो इन्होंने एक पार्टी जो है अपनी फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ की थी। तो वहाँ पे दोबारा इन्होंने नूरजहाँ जो मैडम नूरजहाँ हैं उनको कहा कि आप ये पोइट्री मेरे लिए सिंग करें, तो ये उन्होंने सिंग भी की थी। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस पोइम की।
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये हमारी पोइम का एक स्टेंजा है। इस स्टेंजे को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है दरख्शा, इसका मतलब है ब्लूम, यानी कि खिलना, फूलों का खिलना। हयात ज़िंदगी, एग्जिस्टेंस को कहते हैं गमे दहर। गमे दहर का मतलब है दुनिया के गम, वर्ल्डली सॉरोज़। आलिम दुनिया, बहार स्प्रिंग की बात की जा रही है, सबात ठहराओ, निगू, निगू का मतलब होता है किसी चीज़ का डाउनवर्ड में जाना। वसल कहते हैं मिलन को। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का, यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ बात कर रहे हैं अपने बिलविड चीज़ के बारे में। अब ये जो पोएम है ये किसी पर्सन के लिए नहीं लिखी गई, इसका कॉन्टेक्स्ट हमारे पास कुछ और है। वो क्या है? पाकिस्तान के बारे में है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में है। तो यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, यानी कि पाकिस्तान से जैसी मोहब्बत पाकिस्तान हासिल करने से पहले थी, अभी भी वही है, लेकिन एक गैप जो है इसके बीच में ठहरा हुआ है। इंसानी फितरत की एक बात है कि जब हम किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें इस चीज़ की अब खुशी बाकी नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल उस चीज़ को हासिल करने के लिए की है कि कभी कभी ऐसे लगता है हमारा दिल जो है वो अंदर से मर चुका है, हमें अब वो चीज़ें महसूस नहीं हो रही। कुछ ऐसी सिचुएशन से हम गुजर कर चले जाते हैं कि बाद में वो सिचुएशन हमारे लिए तकलीफ़ बन जाती है, बजाय इसके कि उस चीज़ को हासिल करने की खुशी हमारे पास हो। तो यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है? पाकिस्तान के बारे में क्योंकि बात की जा रही है, तो फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो पाकिस्तान बनने की पहले की मुश्किलात के बारे में बताते हैं कि मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, यानी कि मैंने समझा था कि अगर हमारे पास ये एम है कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम सेपरेशन हासिल करके रहेंगे, हमें फ्रीडम मिलेगी, तो वो कहते थे कि जब ये हमारा एम होता था तो मुझे लगता था कि ज़िंदगी उसके बाद हमेशा ब्लूम करती रहेगी, खिलती रहेगी। कोई भी जो गम है वो मुझे छू कर नहीं गुजरेगा। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। मैं कहता था कि सिर्फ मेरे पास एक ही गम है, और वो गम क्या है? आज़ादी का गम है। हमें यही गम है कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, और बस एक दफ़ा आज़ादी मिल जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक दफ़ा बस हमें घर से परमिशन मिल जाए, फिर देखना हर चीज़ सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ यही बात करते हैं कि मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान जो है वही हमारी हर चीज़ के, हर मसले का हल है। अगर हम पाकिस्तान को हासिल कर लेंगे तो सब कुछ हमें हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, यानी कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से ही जितनी भी बहारें हैं उनमें ठहराव अभी बाकी है। पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है, इतनी उल्फत को बयान किया जा रहा है, पाकिस्तान की खूबसूरती को बयान किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि मुझे लगता था ये जो जज्बा है, जितनी भी उमंगें हमारे पास है, मुझे लगता था ये हमेशा के लिए ठहरी रहेंगी, कि एक ऐसी बहार आएगी, वो बहार कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें ठहरी ही रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई गम जो है हमें छू कर भी गुजरेगा। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। यहाँ पर वो बात करते हैं कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ ना, उसके मिलने के बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब मेरी किस्मत में क्या ऐसा बाकी लिखा है जो मुझे तकलीफ़ दे सकता है। मुझे कोई मतलब ही नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें बदल जाए। सिर्फ जो मेरा मकसद है वो ही क्या है कि मेरी ज़िंदगी है। अगर ये मकसद ही मेरे पास रहेगा तो मेरी ज़िंदगी भी मेरे पास रहेगी। ये सब वो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान बनने से पहले की। उन्होंने जितनी भी स्ट्रगल की है उस चीज़ की वो बात कर रहे हैं कि हम सब लोग यही समझते थे
कि हमारा सिर्फ एक मकसद है, और वो क्या है, वो पाकिस्तान को पाना है ब्रिटिशर से। हमें आज़ादी चाहिए, हमें हमारे बेसिक राइट्स चाहिए, हमें हमारी लैंग्वेज चाहिए, हमें हमारा दीन चाहिए, इस्लाम चाहिए। उसके अगर हमें पाकिस्तान मिल जाएगा तो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। पाकिस्तान में हम अच्छी सी गवर्नमेंट लेकर आएंगे, अच्छे लॉ पास करेंगे, और हमारा मुल्क जो है वो भी सुपर पावर में कंसीडर किया जाएगा। फिर कहते हैं, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। फिर क्या है, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो मोहब्बत है ना किसी भी चीज़ को हासिल करने की, इसके अलावा भी और जो बहुत सारे दुख हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे वो किन दुखों की बात कर रहे हैं? अगेन वही दुख। अब आज़ादी हमें हासिल होनी थी, वो हमें हो गई। जिस चीज़ के लिए सदियों से कोशिश की जा रही थी वो हमें पाली। लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद का टाइम पीरियड है उसको देखें तो हमें पता चलता है कि कितनी कुर्बानियाँ हमारे आबाओ अजदाद ने इस आज़ादी के लिए दी हैं, इस वतन के लिए दी हैं। 1947 14 अगस्त को क्या हुआ? पाकिस्तान अलहदा हो गया, हमें हमारा वतन दे दिया गया। बहुत से लोगों ने मूव ऑन करना शुरू कर दिया, शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई, माइग्रेशन हो रही है। बहुत से लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में जा रहे हैं, और बहुत से लोग इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हिजरत की, लेकिन फिर वो क्या है कि उनकी वहाँ पर भी दाल नहीं गली, वो फिर वापस चले गए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उन चीज़ों को मैं देखता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गंवाई हैं, कितनी ही औरतें थी जिन्होंने अपनी इज़्ज़तें लुटाई हैं, बेआबरू उनको किया गया है, इनके साथ रेप हुआ। बहुत सी ऐसी लाशें थी जिनको मैं कराहता हुआ छोड़ कर आया हूँ। तो फिर मैं देख कर कहता हूँ कि इस मोहब्बत के अलावा और भी बहुत से गम हैं। अगर मैं दुनिया को देखूं तो मुझे और भी गम नज़र आएंगे। मुझे पता चलेगा कि और भी दुख बहुत ज़्यादा जो हैं वो मेरे सामने थे, लेकिन पहले मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन अब वो मुझे नज़र आ रहे हैं। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, यानी कि क्या वसल होता है ना, मिलन, किसी चीज़ का मिलना। तो यहाँ पे अब उनको उनकी जो बिलोविड लैंड है, जो बिलोविड चीज़ है, वो उनको मिल चुकी है, लेकिन उनको यहाँ पर खुशी महसूस नहीं हो रही। वो यहाँ पे कहते हैं कि किसी चीज़ के मिलने की खुशी के अलावा और भी राहतें हैं, और वो राहतें कौन सी है? वो सुकून की राहतें हैं, और वो सुकून तब मैसर नहीं था। अनगिनत सदियों के तरीक बहीमाना तिलस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा ओ बाजार में जिस खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। ये हमारा सेकंड स्टैंजा है इस पोइम का। यहाँ पर अनगिनत यानी कि काउंटलेस, सदियाँ सेंचुरीज, तरीक कहते हैं डार्क, किसी भी डार्क चीज़ को, बेईमाना तिलस्म। तिलस्म हमारे पास होता है जादू, मैजिक, और बेईमाना बहुत ही डेंजरस किस्म का। रेशम, रेशम का मतलब है सिल्क। अतलस, कमखाब, ये सारे हमारे पास कपड़े की आला किस्म की जो टाइप्स हैं इसको कहते हैं साटिन को कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहुत सदियाँ गुजर चुकी हैं, यानी कि अगर हम देखें सब कॉन्टिनेंट में क्या सूरत हाल थी मुसलमानों की। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा था, बहुत बुरी कंडीशन थी मुस्लिम्स की। उनकी ज़ुबान उनसे छीन ली गई, उनको मजबूर किया जाता था कि वे दूसरी लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दें। तालीम उनसे छीन ली गई क्योंकि उनके जितने भी एजुकेशन के रिसोर्सेज थे वहाँ पे उनकी लैंग्वेज ही नहीं थी, उनको समझ ही नहीं आती थी। और मुस्लिम इंग्लिश से बहुत ज़्यादा हेट करते थे, वो इंग्लिश को समझना नहीं चाहते थे। तब उनको लगता था अगर हम इंग्लिश समझेंगे तो ये हमारे दीन के ऊपर एक वार होगा। तो फिर वो क्या समझते थे, उन्होंने अपने जहन में बिठाया हुआ था कि हमें आज़ादी मिलेगी तो ही फिर कुछ किया जाएगा। तो यहाँ पर आज़ादी मिलने की बाद की सिचुएशन को देखकर वो कहते हैं कि अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलस्म, कि जितनी भी ये सदियां गुजर चुकी हैं, ये जो हमारे जहनों में जो जादू बिठाया हुआ था कि ये आला किस्म की हमारे जहनों में जो बातें फिट की गई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर अब हम जितने भी हमने अपने जहन में बातें सोची हुई थी उसका मैं नतीजा देखता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा भयानक है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वो नतीजा क्या है? जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, कि जिस्म जो है वो ऐसे बिक रहे हैं इन दी स्ट्रीट्स एंड लेन्स। अगर मैं गली के कोनों में देखता हूँ, बाज़ारों में देखता हूँ, गली कूचों में देखता हूँ, जहाँ मुझे नज़र आता है मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सारे जो जिस्म है ये बेचने के लिए रखे गए हैं, ये नुमाइश में लगाए गए हैं।
खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए। यहाँ पर बात की जा रही है डेड बॉडीज़ की, कि जितने भी लोग मर चुके थे, कुछ ऐसी औरतें थी कि मरने के बाद भी उनका रेप किया गया था, और कुछ ऐसे थी मरने से पहले उनका रेप किया गया था। कुछ औरतें अपनी आबरू को गंवाने की इस डर से वो खुद ही अपने आप को कत्ल कर देती थी, या उनके घर वाले उनको मारकर वहाँ पर फेंक आते थे। उनके बच्चों को उन्होंने खुद ही जहर पिला दिया ताकि इनके साथ कोई बुरा काम ना हो। उन्होंने खुद को मार लिया ताकि उनको बेआबरू ना किया जाए। तो यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि जब मैं ये खून में लिथड़े हुए और खाक में पड़े हुए जिस्मों को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जिस ख्वाब को हमने तबीर देनी थी वो ये ख्वाब था। इतना डरावना अगर कोई ख्वाब हो सकता है तो हमें ये ख्वाब नहीं सोचना चाहिए था। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई जलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। दिलकश का मतलब कोई भी चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है उसको दिलकश कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से। अब वो कौन सा टाइम पीरियड था जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी? अगस्त और सितंबर, ये महीने जो पाकिस्तान और इंडिया में होते हैं बरसात के महीने होते हैं। हम देखते हैं कि बरसात के महीनों में बार बार बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, हर तरफ बहुत ही ज़्यादा जो मौसम है वो ख़राब होने की वजह से हर चीज़ ख़राब सी नज़र आती है। फंजाई, बैक्टीरिया, जितने भी वायरसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, और इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैलती हैं। और एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हर तरफ गलती सड़ती लाशें नज़र आ रही हों, ऊपर से बारिश बरसती हो, वो फूली हुई लाशों का मंजर इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बीमारियां फैली थी इस वजह से, हर तरफ खून ही खून। और जो मेन हमारे पास चीज़ है फूड, वो भी मैसर नहीं है। और जहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, हर ज़मीन जो है इन सारी चीज़ों से भरी हुई है, तो खाना कहाँ से आएगा? खाना भी तो इन्हीं चीज़ों से आएगा ना। तो बहुत सी बीमारियां, बहुत सी वबाएं फूटी थी। जो लोग बेचारे आज़ादी हासिल करके अपने वतनों को पहुंच भी गए थे, तो बीमारियों की वजह से आधा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने मौत को पकड़ लिया था, ज़िंदगी से वो हाथ धो बैठे थे। तो यहाँ पे वो कहते थे कि हमारे जिस्म जो है ऐसे लगता है कि अमराज के तनूरों से हम निकल कर आए हैं, कि सारी बीमारियां हमारे साथ ही लग गई हैं, कि तंदूर और जिस्म ऐसे थे कि उनमें से पीप बह रही थी। पीप कहते हैं पस को, कि हमारे जितने भी नासूर मतलब वाउंड, ज़ख्म, जितने भी ये ज़ख्म थे ऐसे जल रहे थे जैसे इसमें से पीप निकलती है। फिर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो हमने ख्वाब देखा था, जिसको हम तबीर देना चाहते थे, वो बहुत खूबसूरत ख्वाब था, वो बहुत अच्छा था। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी उधर को भी नज़र लौट जाती है कि मुझे फिर वो सिचुएशन, फिर वो मंजर याद आ जाता है। तुम्हारा हुस्न अब भी दिलकश है, पाकिस्तान अब भी मुझे प्यारा है, ये ज़मीन मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन मैं क्या करूं उस टाइम का जो मेरे जहन में बैठा हुआ है। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमाग। तो यहाँ पर फिर उसी लाइन को दोबारा दोहराया जा रहा है कि ज़माने को अगर हम देखें तो और भी बहुत ज़्यादा दुख है मोहब्बत के सिवा। जब हम किसी भी चीज़ से मोहब्बत करते हैं, हमें लगता है कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, हमारा फोकस सिर्फ उसी चीज़ पर हो जाता है। हम ऐसा करते हैं ना, किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम खाना पीना छोड़ देते हैं कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हम नहीं खाएंगे, हम ज़िद करेंगे जब तक हमें ये चीज़ नहीं मिल जाती। और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो उसके बाद फिर क्या करेंगे हम? फिर हमें क्या नज़र आएगा? हमें बाकी चीज़ें नज़र आएंगी कि हमने खाना क्यों नहीं खाया, हमने रहना कैसे है, हमने ओढ़ना कैसे है, हमारी रस्म और रिवाज क्या होंगी। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है, दुनिया की सबसे पहली जो नेमत है, इंसानों को यही मिलनी चाहिए, फ्रीडम। हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, तो वो कहते हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं, फ्रीडम के सिवा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको हमें हासिल करनी चाहिए, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो ये जो चीज़ें मिलने की खुशी है, किसी भी एम को हासिल करने के बाद खुशी है, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुशियाँ एग्जिस्ट करती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो फिर वो वही बात करते हैं कि अब मुझसे पहली सी मोहब्बत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनको मोहब्बत नहीं रही, उनको मोहब्बत है और भी ज़्यादा है, लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन से गुजर के आए हैं कि अब वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अब हमने हासिल कर लिया है, अब हमें खुशी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो वो भी अपनी इसी सिचुएशन को बयान कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान बनने के बाद की, तो पहले तो मुस्लिम्स फ्रीडम चाहते थे, फ्रीडम उनको मिल गई, लेकिन पहले क्या था, सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स जो थे वो राज करते थे, वो पावर में थे, वो वेल्दी भी थे, तो जो मुसलमान होते थे वो उनके अंडर प्रेशर होते थे, अपनी किसी भी सिचुएशन को वो बयान नहीं करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने सोचा था कि हर तरफ क्या होगा, जस्टिस होगा, इक्वेलिटी होगी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद की सिचुएशन अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ से जितने भी लोगों ने यहाँ पर मूव ऑन किया, उन्होंने बहुत सारी जायदादें बना ली, अपनी फैक्ट्रीज खड़ी की। अब वो दूसरे लोगों को क्या समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं। जो लोग एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे पहले ब्रिटिशर्स थे, और जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं वो खुद को ऐसे समझते हैं जैसे वो मुसलमान थे। वो समझते हैं कि हमारा हक है कि हम अमीर लोगों की हमेशा खिदमत करते रहें, और अमीर लोग ये समझते हैं कि ये हमारे गुलाम हैं, वो उनको इंसान भी तस्वुर नहीं करते। तो यहाँ पर इस पोएम में, इस नज़म में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की गई है। आई होप आपको आज की फैज़ अहमद फैज़ की इस गज़ल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फैज़ अहमद फैज़ की नेक्स्ट गज़ल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।